धर्मेंद्र की गाड़ी सुनसान रोड पर एक साइड पर खड़ी थी। रात के 3 बज चुके थे। धर्मेंद्र शहर से वापस आ रहा था और उसे वहां से निकलने में देर हो गई थी। आधे रास्ते में पहुंचकर उसकी गाड़ी खराब हो गई। जबकि शहर वो अक्सर काम के सिलसिले में जाता रहता था, मगर उसका घर गांव में था। दिसंबर की 26 तारीख थी और बहुत ज्यादा सर्दी हो रही थी। हर तरफ धुंध का कोहरा छाया हुआ था और खून रगों में जम रहा था। धर्मेंद्र गाड़ी को बंद करके अंदर बैठा हुआ था। उसके अंदर अजीब सी वक्फे से एक सर्दी की लहर दौड़ रही थी। काफी देर गुजरने के बाद फिजा में गड़गड़ाहट हुई तो धर्मेंद्र जल्दी से गाड़ी से निकलकर रोड पर आ गया। दूर से एक ट्रक आ रहा था। धर्मेंद्र ने बड़ी मुश्किल से जेबों से हाथ निकालकर उन्हें हिलाया। ट्रक वाले ने उसका इशारा देख लिया और ट्रक की रफ्तार आहिस्ता हो गई और धर्मेंद्र के पास वो ट्रक आकर रुक गया। धर्मेंद्र ठिठुरता हुआ साइड में आया और हाथों को वापस जैकेट की जेबों में डाल लिया। भाई साहब, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और इस वक्त कोई गाड़ी भी नहीं आ रही। मुझे रामपुर तक जाना है, मगर आपको जहां तक आसानी हो मुझे छोड़ देना। राम कसम, आज तो सर्दी प्राण लेकर ही छोड़ेगी। मगर असल वजह सर्दी नहीं, धर्मेंद्र के अंदर का खौफ था। धर्मेंद्र एक बेहद डरपोक किस्म का आदमी था। वो जल्द घर पहुंचना चाहता था। आ जाओ बाबूजी, मैं रामपुर ही जा रहा हूं, सामान छोड़ना है, सरदार जी ने कहा। मैं जरा अपनी गाड़ी लॉक कर दूं, धर्मेंद्र ने कहा और फिर गाड़ी लॉक करके तेजी से ट्रक पर चढ़ गया। इतनी जल्दी कि जैसे कोई उसके पीछे उसे दबोच लेगा। अंदर बैठकर उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया तो ट्रक आगे बढ़ गया। मेरे महीने के 2 चक्कर होते हैं रामपुर के, सरदार जी ने बताया। बातें करते करते धर्मेंद्र की नजर सामने पड़ी स्याह रंग की किताब पर, जिस पर सुर्ख रंग से लिखा हुआ था अनहोनी कहानियां। सरदार जी, ये आपकी है? धर्मेंद्र ने किताब उठाते हुए कहा। ना बाऊ, मैं ठहरा अंगूठा छाप। तुम्हारी तरह किसी ने लिफ्ट ली थी, उसकी रह गई होगी, सरदार जी ने कहा। और धर्मेंद्र टाइटल से गुजरकर पहले सफ़े पर आया और पढ़ना शुरू किया। सुनीता रिवॉल्विंग चेयर पर बैठी गिटार के कार्ड्स पर उंगलियां फेर रही थी और साथ साथ चेयर को हल्का हल्का मूव कर रही थी। कौन कब रूम में आया, उसकी आमद का सुनीता को बिल्कुल पता नहीं चला। सुनीता, जब उसने सुनीता को पुकारा तो अपने ख्यालों से बाहर आई। क्या ब्यूटीफुल पोज है। यौवन ने अपने फोन से उसकी तस्वीर लेते हुए उसे छेड़ा। शट अप यौवन, वैसे तुम सोच क्या रही थी, यौवन ने सवाल किया। करण को हमसे बिछड़े आज पूरा 1 महीना हो गया, सुनीता ने अफसुर्दगी से कहा। सुनीता की बात पर यौवन एकदम बुझ गया। हाँ यार, मगर मुझे अब भी ऐसा महसूस होता है कि अभी स्टूडियो का दरवाजा खुलेगा और करण की आवाज आएगी। आई एम इन द हाउस। यौवन ने करण के आने के मखसूस अंदाज को दोहराया। एकदम दरवाजा खुला और आवाज आई। व्हाट्सअप? ये जिमी था। कुछ नहीं, बस हम करण को याद कर रहे थे। आज उसे हमसे बिछड़े पूरा 1 महीना हो गया, यौवन बोला। जिमी ने सामने टेबल पर अपने हाथ रखे और साथ में जो पैकेट लाया था वो भी रखे। ब्रायन लम्हे भर को खामोश रहा और फिर बोला, लुक गाइस, किसी के जाने से बहुत अफसोस होता है, मगर हमारे इस तरह सब काम छोड़कर गमनाक माहौल बनाने से करण वापस तो नहीं आ जाएगा। इट्स टाइम टू मूव ऑन। ब्रायन खामोश होकर सबका रद्द-ए-अमल देखने लगा। आई थिंक ब्रायन इज राइट, जिमी ने कहा। तो सुनीता और यौवन ने भी तायीद में गर्दन हिलाई। ओके, फिर आज से दोबारा काम स्टार्ट करते हैं, ब्रायन ने कहा। मगर पहले पार्टी हो जाए, जिमी ने कहा और पैकेट्स खोलने लगा। करण, सुनीता, यौवन और जिमी, ये 5 एक रॉक बैंड के मेंबर्स थे। ये बैंड करण ने बनाया था और उसने इस रॉक बैंड को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाया था। जब उनका बैंड कॉन्सर्ट अनाउंस होता तो टिकट पहले ही बिक जाते। उनके फैंस की तादाद लाखों में थी। लड़कियां पागल थी उनके पीछे, खास तौर पर करण के। और ऐसा होता भी क्यों ना, करण ने तमाम तर जिम्मेदारी खुद उठाई हुई थी। वो बैंड का लीड वोकलिस्ट था। लिरिक्स उसके होते थे और सॉन्ग की कंपोजिंग उसकी होती थी और फिर बेइंतहा गुड लुकिंग भी था। ये बैंड बहुत ही कामयाब था और हवाओं में उड़ रहा था, लेकिन उनकी उड़ान को 1 माह पहले अचानक ब्रेक लग गई। करण की एक हादसे में मौत हो गई।
अब इनको फिक्र थी कि गाना कौन गाएगा। तो उनमें से एक ने कहा कि यार वोकल तो सुनीता संभाल लेगी, मगर सबसे अहम मसला तो सॉन्ग्स की कंपोजिशंस का है। यौवन ने फिक्रमंदी से कहा, इसकी फिक्र तुम मत करो, मैं हूं ना। ब्रायन ने कहा तो तीनों से देखने लगे जैसे उसके सर पर सींग निकल आए हों। इनफैक्ट मैंने पहले भी काफी कंपोजिशंस तैयार की हैं, मगर करण के काम के सामने उन्हें पेश करना मानो सूरज के आगे दिया जलाना होता था। ब्रायन ने बताया। लेट्स स्टार्ट, सुनीता बोली, और फिर स्टूडियो हस्बे मामूल अपने शोर शराबे पर आ गया। ब्रायन की कंपोजिशंस ने सबको चौंकने पर मजबूर कर दिया। तमाम बैंड मेंबर्स का कहना था कि ब्रायन ने उन्हें अब तक पेश ना करके बहुत बड़ी गलती की है। फिर उन लोगों ने एल्बम पर काम करके साथ साथ नए कॉन्सर्ट्स अनाउंस कर दिए। उनका इरादा पुराने सॉन्ग्स के साथ कुछ नए सॉन्ग्स पेश करने का था। करण के बगैर उनका ये पहला कॉन्सर्ट था। जब करण होता था तो फैंस की तादाद लाखों में होती थी और करण के नाम की चीखें आसमान को छू रही होती थी। मगर आज काफी अरसे के बाद वो लोग लाइव परफॉर्म कर रहे थे, वो भी करण के बगैर, तो वो सब बहुत नर्वस थे। फिर सुनीता ने करण की तस्वीर के सामने खड़े होकर उसे याद किया और स्टेज की सीढ़ियां चढ़ने लगी। और फिर सुनीता ने करण के नाम को जिंदा करने के हौसले के साथ स्टेज पर धुआंधार परफॉर्मेंस की। कॉन्सर्ट इंतहाई कामयाब रहा और अगले दिन के तमाम न्यूज़पेपर्स में उनके बैंड के ही चर्चे थे। किसी ने उन लोगों के धमाकेदार कमबैक के बारे में लिखा, किसी ने सुनीता के लुक्स और उसकी परफॉर्मेंस को डिस्कस किया, तो किसी ने ब्रायन की कंपोजिशंस के कसीदे पढ़े। एक के बाद एक कामयाब कॉन्सर्ट और फिर रिकॉर्ड ब्रेक एल्बम, सेल, इन पर भी उनसे दौलत की बरसात होने लगी। बड़े बड़े एड साइन करना, हर म्यूजिक चैनल पर इंटरव्यूज नशर होना, म्यूजिक शोज में उनके सॉन्ग्स टॉप ऑफ द चार्ट रहना, इन सब से ज्यादा ब्रायन को होश से बेगाना कर दिया और उसके अंदाज में गुरूर साफ झलकने लगा और उसका रवैया अपने बैंड मेंबर से भी गैर होने लगा। आज ब्रायन को एक तकरीब में जाना था क्योंकि वो एक बड़े ब्रांड का एम्बेसडर सिलेक्ट हुआ था। तकरीब के आखिर में सवालात का सेशन भी था। एक रिपोर्टर ने ब्रांड से करण के बारे में सवाल कर लिया क्योंकि ये ब्रांड ब्रायन से पहले करण के पास था। रिपोर्टर का सवाल करना था कि ब्रायन भड़क उठा और बोला, मैं गुजरे वक्त को याद रखने का कायल नहीं हूं। करण का चैप्टर क्लोज हुए काफी वक्त गुजर चुका, आप मुझसे आज की बात करें। रिपोर्टर ने कहा, मिस्टर ब्रायन, आप भूल रहे हैं कि जहां आप खड़े हैं ये जगह करण की है, ये बैंड भी उन्हीं का है और उनका किया हुआ काम अब भी लोगों के दिलों पर नक्श है। जिन्हें करण की यादों में रहना है वो शौक से रहें। आइंदा हमारे कॉन्सर्ट में आने की जहमत न कीजिएगा। नाउ एक्सक्यूज मी। ब्रायन चुंझलाता हुआ वहां से आ गया। बैंड के दीगर मेंबर्स ने इस बात पर ब्रायन को आड़े हाथों लिया। अखबारात में उसके इस रवैये के बारे में सख्त तनकीद हुई और करण के फैंस ने तो सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ एक वॉर ही शुरू कर दी। सुनीता ने रिमोट से एसी ऑन किया और खुद किचन में आए अपने मुलाजिम से बनवाए पॉपकॉर्न लेने आ गई। मुलाजिम ने ट्रे तैयार कर दी जिसमें पॉपकॉर्न रखे हुए थे। मैम, मैं ले जाऊं ये रूम में? उसने पूछा। नो थैंक्स, आप खाना खा लो, मैं ये खुद ही ले जाऊंगी, सुनीता ने कहा और ट्रे उठाकर अपने होम थिएटर में आ गई। आज उसका प्लान था कि न्यू मूवी हैलोवीन देखे। सुनीता ने ट्रे टेबल पर रखी और रिमोट से बटन दबाकर सोफे पर बैठ गई और मूवी स्टार्ट हो गई। सुनीता ने सैंडविचेस खाना और पॉपकॉर्न खाना शुरू किए। सुनीता पूरी तवज्जो से फिल्म देख रही थी। सुनीता ने पॉपकॉर्न उठाकर मुंह में रखे ही थे कि एकदम स्क्रीन ऑफ हो गई। सुनीता ने रिमोट का बटन दबाया मगर वो स्टार्ट ही ना हुई। पॉपकॉर्न सोफे पर रखे और फिर उठकर स्क्रीन के प्लग को चेक किया और स्क्रीन का बटन दबाकर उसे दोबारा ऑन किया और वो फिर चल उठी। वो सोफे पर आकर बैठ गई। फिर वो बराबर में रखे बाउल को उठाने के लिए मुड़ी तो हैरत से उसका मुंह खुले का खुला रह गया। उसके बराबर में करण बैठा हुआ था। करण? सुनीता के मुंह से बड़ी मुश्किल से निकला। जवाब में करण ने अपनी उंगली को होंठों पर रखकर सुनीता को खामोश रहने का कहा और फिर हाथ को सीधा करते हुए अपनी उंगली स्क्रीन की तरफ कर दी। सुनीता की नजरें करण के हाथ की सीध में से होती हुई स्क्रीन पर जा ठहरी। वहां मूवी के बजाय स्क्रीन पर जो मंजर रोशन था वो ब्रायन का घर था, जहां ब्रायन और करण बार में बैठे थे। सामने ड्राई फ्रूट्स और वाइन की बोतल और ग्लास रखे हुए थे और फिजा में सिगरेट का धुआं बिखरा हुआ था। ब्रायन बोला,
मैं तेरे लिए एक खास ड्रिंक बनाता हूँ। तो करण बोला, यार बस, अब और नहीं, वरना मैं ड्राइव नहीं कर सकूंगा। बस ये आखिरी है, ये पी लो। ब्रायन ने लड़खड़ाते हुए कहा तो करण ने कहकहा लगाया और सीने पर हाथ रखकर बोला, एज यू विश माई फ्रेंड। ब्रायन उठा और काउंटर पर जाकर ड्रिंक बनाने लगा। फिर उसने जेब में से एक शीशी निकाली और उसकी तमाम गोलियां ड्रिंक में डाल दी। फिर उसे अच्छी तरह से हल किया और करण को दे दी। करण ने ग्लास को एक ही सांस में घटक लिया और फिर जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। सामने बालकनी में ब्रायन खड़ा था। करण ने उसे देखकर हाथ हिलाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसके जाते ही ब्रायन ने खबासत से कहका लगाया और बोला, गो टू हेल। बहुत बादशाहत कर ली तूने करण, अब लंबा आराम कर। सारा पैसा, सारा फेम और खूबसूरत लड़कियां अब मेरी दीवानी होंगी। फिर मंजर बदला। ड्राइव करते हुए करण की आंखें बंद होने लगी और फिर उसके हवास गुम हो गए और गाड़ी बेकाबू होकर पुल की दीवार तोड़ती हुई नीचे खाई में जा गिरी। स्क्रीन पर मंजर तीसरी बार बदला। इस बार ब्रायन रात के अंधेरे में करण के घर में आया और मंजर में करण बिस्तर पर सोया हुआ था। ये करण के मरने से पहले का मंजर था। उसने करण की सारी मेहनत, उसका काम अपने कब्जे में किया और वहां से आ गया। फिर स्क्रीन ब्लैक होकर बंद हो गई। सुनीता ने जल्दी से अपने बराबर में देखा, मगर वहां अब कोई नहीं था। सुनीता अपनी जगह सुन्न हो गई। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, फिर जब उसे बात समझ आई तो गुस्से की लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई। वो तेजी से उठी और गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर आई। उसने गाड़ी स्टार्ट की और फिर गाड़ी फर्राटे भरती हुई ब्रायन के घर की तरफ बढ़ गई। वो ब्रायन के घर के बाहर पहुंच गई थी। सुनीता रोती हुई दरवाजे पर आई और उसने दरवाजे को झंझोर डाला। वॉचमैन बाहर आया और सुनीता को पहचान गया। सुनीता उसे धकेलती हुई अंदर आ गई। सामने सोफे पर ब्रायन बैठा था और ग्लास टेबल पर रखा हुआ था जिनमें एक पैक बना हुआ था। सुनीता ने इधर उधर देखा और फिर साइड में रखे पानी के भरे हुए ग्लास को उठाया और ब्रायन के मुंह पर जोर से फेंका। उसने एकदम आंखें खोल दी, मगर पूरी तरह वो अभी होश में नहीं था। वो लहरा रहा था। क्यों करण को रास्ते से हटाने के बाद बहुत ज्यादा चढ़ गई है तुम्हें? सुनीता बोली। पहले तो नशे की वजह से ब्रायन को कुछ भी समझ नहीं आया, मगर जब सुनीता ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया तो वो चौंक गया और बोला, ये क्या बक रही हो? कितनी गोलियां मिलाई थी तुमने करण की ड्रिंक में? 5, 10? नहीं, सब याद आया। वो तो पूरी बोतल थी। सुनीता के अल्फाज ने ब्रायन के पैरों तले से जमीन खींच ली। ये तुम क्या कह रही हो? ब्रायन हकलाया। ये सिर्फ मैं नहीं, अब पूरी दुनिया कहेगी। मैं जा रही हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, ताकि तुम्हारी असलियत सबको पता चल सके। सुनीता जाने के लिए तेजी से मुड़ी, मगर एक जोरदार धमाका उसके सर पर हुआ और वो चकराकर बेहोश हो गई। ब्रायन ने क्रिस्टल की भारी एस्ट्रे सुनीता के सर पर दे मारी थी। फिर उसने सुनीता को उठाकर गाड़ी में डाला और शीशे चढ़ाकर हॉर्न दिया। वॉचमैन ने गेट खोला और ब्रायन तेजी से गाड़ी लेकर बाहर निकल गया और गाड़ी ड्राइव करके वो उसी खाई के किनारे पर ले आया। फिर उसने सुनीता को ड्राइविंग सीट पर बिठाकर सीट बेल्ट बांधी और गाड़ी को स्टार्ट करके बाहर आकर गेट बंद कर दिया और पीछे जाकर वो हल्का सा पुश करने वाला ही था कि एकदम उसके कान के पास सरगोशी हुई। हेलो ब्रायन। ब्रायन एकदम उछलकर पीछे हट गया। सामने जख्मों से चूर करण था। ब्रायन, चल ना यार, मैं तुझे बहुत मिस कर रहा हूं। चल आजा मेरे साथ, हम दोनों दोस्त मिलकर खूब मजे करेंगे, उस रात की तरह। करण आगे बढ़ता हुआ बोला, नहीं नहीं, तू तो मर चुका है। ब्रायन उल्टे कदमों पीछे हट रहा था। एकदम उसके पैर के नीचे से पत्थर सरका और ब्रायन चीखता हुआ खाई में जा गिरा। सुनीता को होश आया तो वो खाई के किनारे गाड़ी में बैठी थी। सुनीता बड़ी मुश्किल से गाड़ी से बाहर आई। उसके सर में दर्द की लहरें उठ रही थी और वो फिर गिरकर बेहोश हो गई। जब सुनीता की आंख खुली तो वो अपने कमरे में थी। वो चौंक कर उठ गई और बालकनी में आई। वहां नीचे उसकी गाड़ी भी खड़ी थी। उसे याद आया कि वो तो ब्रायन के घर गई थी। फिर उसने अपने बैंड मेंबर्स और मीडिया को बुलाया और उन्हें बताया
कि ब्रायन ने करण का सारा काम चोरी करके अपने नाम से पेश किया है। उसने करण के कत्ल का जिक्र नहीं किया, क्योंकि पुलिस सबूत मांगती तो वो कहाँ से लाती। सुनीता ने पुलिस को भी अपना बयान दे दिया और कहा कि उसे किसी हमदर्द ने कॉल करके बताया है। ब्रायन गायब था, किसी को खबर नहीं थी और ना ही उसके वॉचमैन को उस रात की कोई बात याद थी। पुलिस ने मामले की छानबीन की तो सच सामने आ गया। ब्रायन का कुछ पता नहीं चल सका। सब समझे वो फरार हो गया है। सुनीता और उसके दोस्तों ने नई एल्बम और दीगर सॉन्ग्स को दोबारा रिलीज करके उसका क्रेडिट ऑफिशियल करण को दे दिया। उन सब को लम्हे भर के लिए करण का मुस्कुराता चेहरा दिखाई दिया और फिर वो एकदम गायब हो गया। धर्मेंद्र ने लम्हे भर को ठंडी सांस ली और आंखें बंद कर ली और फिर उसे सरदार जी की आवाज आई, धर्मेंद्र बाबू, ये आपका इलाका है ना? आपने यहीं उतरना है। एकदम धर्मेंद्र होश की दुनिया में वापस आया। बहुत शुक्रिया सरदार जी। और वो ये सोचता हुआ उतर गया कि आपके साथ कोई दोस्त क्या इतना बड़ा धोखा भी कर सकता है? और क्या वाकई मरने के बाद रूहें वापस आती हैं अपने चाहने वालों के पास, या अपना बदला लेने के लिए?